हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 8वीं बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे गणित विषय का, जो कि RSCRT उदयपुर ने जारी किया है। हूबहू इसी पैटर्न पे आपके आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में पेपर आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखना। और मैं एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपके इस पैटर्न के आधार पर कोई प्रश्न बाकी नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला प्रश्न है, 2/7 इंटू जीरो का क्या मान है? ऑप्शन है ए 2/7, 0, 2 और 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो सही आंसर होगा बी, 0। तो आप यहाँ पे बी नोट कर लीजिए। समीकरण, दूसरा प्रश्न, समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष क्या होगा? तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। तो इसमें जो बाईं ओर है LHS में 3x - 1 और 14 जो है 3x, इधर लिख देता हूं मैं, 3x - 1 = 14। तो 3x - 1 ये है आपका LHS और ये है RHS। LHS को ही हिंदी में बायां पक्ष कहा जाता है। तो राइट आंसर है C, 3x - 1। सो नोट डाउन हियर C, 3x - 1। तीसरा प्रश्न, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो आप सभी जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज होता है। वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, 90 डिग्री। सही आंसर हो गया ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। सीधा सीधा इसमें 9 का वर्ग पूछा है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक संख्याओं के वर्ग पूरे याद होने चाहिए। तो 9 का वर्ग होगा, 9 का वर्ग = 9 × 9, वो होगा 81। राइट आंसर हो गया डी, नोट डाउन हियर डी, 81। पांचवा प्रश्न होगा, संख्या 5 की घन संख्या है। तो घन से हमें इसकी क्यूब निकालना है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। 5 का क्यूब = 5 × 5 × 5। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25, और उसका फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 125। 125 आंसर हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर होगा सी, 125। छठा प्रश्न, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, बट्टा, मूलधन, बिक्री कर, ब्याज। तो ये सीधा सीधा सूत्र पूछा है। अंकित मूल्य किसी भी वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य उस वस्तु को जितने बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है बट्टा के इक्वल, यानी कि डिस्काउंट। सही आंसर हो गया ए। निम्न में से एक पदी व्यंजक है। ए में है 4x, बी में है 4x + 3y, सी में है 3x + 2y और डी में है 3x + 2y + z। तो इसमें दो पद हो गए, इसमें भी दो पद, प्लस या माइनस के साथ जुड़कर जो जितने पद आते जाते हैं वो बहुपद के पदों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। इसमें हो गए 3 पद और ए में है ओनली एक पद। तो राइट आंसर है 4x। आठवां प्रश्न आपके सामने, 0.00035 संख्या का मानक रूप होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 0.0035, सब जानते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 6, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने 6 जीरोज नीचे कर दिए। अब ये हो गया 35/10⁶, क्योंकि एक के पीछे 6 जीरो लगाए हैं हमने। इसको हम ऊपर लिखेंगे तो 35 × 10⁻, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इसको लिख सकते हैं 3.5 × 10 × 10⁻⁻6 हो गया 3.5 इंटू, ये घातें जुड़ जाएगी तो आंसर हो जाएगा 3.5 × 10⁻⁻6। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ नोट कर लेंगे आप। इसके बाद अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 9वां प्रश्न,
-19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 के में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। बहुत ही सरल सवाल है। आपको दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, लेकिन ये जो गुणधर्म का नाम पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जब दो संख्याएं, माना, मैं समझा रहा हूं, माना कोई संख्याएं a व b हैं तथा a इंटू बी बराबर 1 हो, तो b को a का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। इसी गुणधर्म का यहाँ प्रयोग किया है। -19/29 का गुणन प्रतिलोम 29/19 है, तो आपका आंसर हो जाएगा -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम 29/-19 है। 10वां प्रश्न, समीकरण 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हल करना है। तो बहुत ही आसान है ये। एक चर वाला रेखिक समीकरण आपको यहाँ पे दिया है जिसमें चर है x। इसको हम पक्षांतरण विधि से हल कर लेते हैं। 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें 3x को LHS में पक्षांतरण करते हैं। 5x - 3x + 9 = 5। 5x - 3x हो जाएगा 2x = 5 - 9। 9 को हमने RHS में पक्षांतरित कर दिया है, तो 2x = हो जाएगा, 5 में से 9 गए तो 9 बड़ा है और 5 छोटा है, लेकिन 9 ऋणात्मक है तो माइनस का आएगा। 5 में से 9 घटाने पर माइनस के 4 बचेंगे। 2x बराबर -4/2। ये दोनों कट जाएंगे और आएगा -2 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके लिए आपको बस किसी भी संख्या के घन का इकाई का अंक बता सकते हो। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। संख्या का इकाई अंक और इधर घन का इकाई अंक। अगर आपकी संख्या का इकाई अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, तो ध्यान दीजिएगा, संख्या का इकाई अंक 1 है तो घन का इकाई अंक भी 1 होगा। संख्या का इकाई अंक 2 होने पर इधर 8 होगा और 8 का इकाई अंक 2 होगा। ऐसे 9 का 9 ही होगा। 3 का रिलेशन 7 से है, संख्या का इकाई अंक 3 तो घन का इकाई अंक 7 और 7 का 3। इसके अलावा जो बचे हैं उनके घन में वही इकाई अंक होंगे। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 0 का 0। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न पर। 3331। तो आप देख सकते हैं इकाई अंक 1 है, तो पहले में घन का इकाई अंक क्या होगा? 1 का 1। और दूसरे प्रश्न में 1027 के घन का इकाई अंक, अब यहाँ से देख सकते हैं हम 1 का 1, 2 का 8, ऐसे 3 का 7 और 7 का 3। तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 है तो घन का इकाई का अंक हो जाएगा 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत सरल सवाल है। भारती के पेन 15, अनुपात निकालना है हमें। मीनाक्षी के पेन है 45, तो अनुपात ज्ञात करेंगे बहुत ही सरल तरीका। भारती के पेन अपॉन मीनाक्षी के पेन। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, भारती व मीनाक्षी के पेनों का अनुपात, ऐसा भी लिख सकते थे। भारती व मीनाक्षी के पेनों का अनुपात, ऊपर भारती के पेन, नीचे मीनाक्षी के पेन। अब जिसको 15 की टेबल आती है वो 15 के टेबल से इसको काट लेंगे, या फिर मैं 5 की टेबल से काट के बता देता हूँ। दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 ये आता है, 5 दिया 15 और 5 नंग 45। आगे और सरल करेंगे, 1/3। तो राइट आंसर इज 1/3।
अब हम चलते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। जिस बड़े प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है ये, और डेफिनेटली सत्य असत्य पर टिक वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में होगा, हर बार पूछा जा रहा है और बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं ये जो प्रश्न है ये घात एवं घातांक पर आधारित है। तो पहला है a की पावर m इंटू बी की पावर m का मान ab की पावर m होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, घातांक का सूत्र है सीधा सीधा ये a की पावर m और b की पावर, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि घात समान है और आधार अलग है। तो जब घात समान होती है और आधार अलग होते हैं तो आधार का गुणा हो जाता है, और ये तो ये पहला हुआ आपका, बिल्कुल सही है ये। अगले में ये कह रहा है कि 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि नीचे जो लिखा जाता है उसे कहते हैं आधार और ऊपर चढ़ाई जाती है घात। तो यहाँ पे जो सेंटेंस कह रहा है 10 की घात 24 में आधार का मान 24 है, तो 24 हो गया यहाँ पे घात और 10 है आधार, तो ये गलत हो गया, असत्य पे टिक करेंगे। अगला -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 में हम देख रहे हैं कि आधार जो है समान है और घात अलग है। तो सूत्र हमारे पास है a की पावर m इंटू a की पावर n। जब आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा -5 की घात 4 इंटू -5 की घात -2 इज इक्वल टू -5 की घात -4 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस होता है तो -5 की घात -6। चौथा प्रश्न, 2 की घात 5 भागित 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा। चेक कर लेते हैं, 2 की घात 5 भागित 2 की घात -6, इसको भागित का मतलब अपोन में लिख देते हैं, 2 की घात -6। तो अब आधार समान होता है a की घात m अपॉन a की घात n, तो सूत्र होता है a की घात m माइनस n। इससे इसे ले सकते हैं 2 की घात 5 माइनस -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 6 इज इक्वल टू 2 की घात 11। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सत्य हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है आयत का प्रत्येक कोण समकोण या न्यूनकोण। तो सही, जाहिर सी बात है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो आपको यहाँ लिख लेना है समकोण होता है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग रिक्त स्थान में लिखना है आपको, में नहीं होता है, बहिर्भाग या अंतर्भाग। तो इससे पहले हमें उत्तल बहुभुज समझना होगा। ये होता है उत्तल बहुभुज, और इस तरह की कोई डिज़ाइन हो तो ये होगा अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज में हम कोई भी विकर्ण खींचते हैं तो वो बाहर भाग में नहीं आता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बहिर्भाग। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। इसका सीधा सीधा हमारे पास सूत्र है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू भुजाओं की संख्या में से -2 इंटू 180 डिग्री। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? पंचभुज में भुजाओं की संख्या हो गई हमारे पास 5, अंतःकोणों का योग हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 3 इंटू 180 हो जाएगा ये 540 डिग्री। सही जवाब 540 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जिसमें हम एक पंचभुज ड्रॉ करेंगे और अब इसके बाद में हम इसमें विकर्ण खींचेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें कुल कितने त्रिभुज मिले? 1, 2 और 3। तो चूंकि एक त्रिभुज के कोणों का
योग 180 डिग्री, तो 3 त्रिभुज के कोणों का योग 180 इंटू 3 बराबर 540 डिग्री। समझ सकते हैं आप, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला चौथा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, ये सीधा जो समांतर चतुर्भुज का गुण है वही पूछ लिया है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हम इसमें नोट कर सकते हैं। 15वां प्रश्न, खंड अ का खंड ब से मिलान कीजिए। इसमें कॉलम ए में आप देख सकते हैं कुछ बीजी व्यंजक दे रखे हैं और कॉलम बी में भी कुछ बीजी व्यंजक दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो एक दूसरे के इक्वल हैं उनको आपस में मिलाना है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व करते हैं। क्या है ए वाला? ए वाले में दिया है -4p इंटू 7r। तो इसमें बीजी व्यंजकों को और संख्याओं को हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद में संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं और बीजी व्यंजकों का भी गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -28pr, जो कि कॉलम बी में हम देख सकते हैं 3 नंबर पर दिया है। इट मीन्स ए से मिलेगा 3, A2 3। अगले पे बात करते हैं बी में दिया है 2p इंटू 8q। सोल्व करते हैं 2p इंटू 8q, वापस 2 इंटू पी इंटू 8 इंटू क्यू। संख्याओं का आपस में गुणा आगे कर लेते हैं, p इंटू क्यू पीछे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 16, 2 इंटू 8 और ये 16pq। 16pq हम इसमें देखते हैं ये 4 नंबर पर है, तो b को मिलाएंगे अपन, b2 4। क्या हो गया? b2 4। नेक्स्ट सी में है 3p ब्रैकेट में, 3p ब्रैकेट में हमें दिया है 4 माइनस 8q। तो इसमें 3p का मल्टीप्लिकेशन 4 से भी होगा और 3p का मल्टीप्लिकेशन 8q से भी होगा। सो 3p इंटू 4, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और 3p इंटू 8q। सो यहाँ पे जैसे पहले की तरह ये हो जाएगा 3p इंटू 4 12p, माइनस इधर 3 इंटू 8 का करेंगे 24 और pq। लेट्स सी, इसमें 3p इंटू 4 माइनस 8q ये मिल रहा है थर्ड्स वाला फर्स्ट वाले से। ऑब्वियसली अब एक ही बचा है, तो डी जो है 20p² ये मिलेगा 4p 5p से। लेकिन इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें हम कॉलम बी की वैल्यू को कॉलम ए के वैल्यू के बराबर लाएंगे। कॉलम बी में दिया हुआ है 4p इंटू 5p, तो यहाँ पे संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और बीजगणितीय व्यंजक का आपस में गुणा करेंगे। तो 4 इंटू 5 इंटू p², ये हो गया 20p²। आप देख सकते हैं। 16वां प्रश्न, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों या ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, मतलब रेंडमली उसको निकाला जाता है, तो ज्ञात करना है। दोस्तों ये प्रायिकता का सवाल हो रहा है, इसमें जो दिए हुए सवाल वो देखना होगा। जैसे काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, इसी प्रकार के प्रश्न है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता के सूत्र के बारे में जानते हैं। प्रायिकता जो कि संभावना होती है, प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल संभावित स्थितियां। तो अलग अलग सवाल में हमें देखना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं कि कुल संभावित स्थितियां होगी 52, क्योंकि कुल पत्ते जो हैं वो 52 हैं, तो कुल संभावित परिणाम भी बोल सकते हैं इसको, ये है 52। अब अनुकूल स्थितियों की बात करते हैं, तो काला बादशाह किसी ताश की गेंद में 52 पत्तों में से इस प्रकार के 4
पत्ते होते हैं जिसमें 2 काले कलर के होते हैं और 2 लाल कलर के होते हैं। इसमें भी एक बादशाह होता है और इसमें भी एक बादशाह होता है। तो 52 में से कुल 2 बादशाह के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे हमारी अनुकूल स्थितियाँ हो गई। अनुकूल परिणाम दो, तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल में लिखना है हमें 2 और इसमें लिखना है 52, तो 2/52 इज इक्वल टू 1/26। अगला प्रश्न है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसमें भी लाल रंग के जो टोटल अभी बात की हमने कि इसमें 13 ये पत्ते होते हैं, 13 इस तरह के पत्ते होते हैं और 13 ही ईंट होती है और 13 लाल पान, ये दोनों ही लाल कलर के होते हैं। तो लाल कलर के कुल पत्ते हो गए, लाल रंग के कुल पत्ते 26 जो कि अनुकूल परिणाम हो गए हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। तो 26/52 इज इक्वल टू 1/2, दोनों 26 से कट रहे हैं ये। इसके बाद में अगले वाले की बात करते हैं, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। पुनः हम चलते हैं, चारों प्रकार के जो ताश के पत्ते होते हैं उन सभी में एक एक इक्का होता है। तो कुल इक्के हो गए, कुल इक्के या अनुकूल परिणाम, इक्के निकलने की संभावना है 4। तो प्रायिकता हो जाएगी बच्चों, प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल बटा 52। तो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा एक बार, ये 13 टाइम्स, तो 1/13 अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी। अगला है, ये भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। वापस से लाल रंग की बेगम एक इसमें मिलेगी हमें और एक इसमें मिलेगी। तो कुल लाल बेगम कितनी हो गई, कुल लाल बेगम 2, तो प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हमारे 2 हो गए, तो 2/52 इज इक्वल टू 1/26। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे प्रायिकता के ये चारों ही प्रश्न तैयार है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्रहवां प्रश्न जो कि 4 नंबर का है, पार्ट बी में, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने में, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, छोटी से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें से और जब जरूरत पड़ेगी तो हम आगे की भी ले सकेंगे। शुरू करते हैं, 9604 का। तो अभी ये सम संख्या है, तो सम संख्या में एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे 4 बार, 1 बचेगा, 16, 8 हो जाएगा, फिर 0 और 2 दूनी 4, 4802। पुनः एक सम संख्या है, पुनः 2 से विभाजित करेंगे, अब कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, पुनः 0 और 1, 2401। अब ये सम संख्या नहीं रही तो हम 2 से विभाजित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 3 से विभाजित करने के लिए हमें अंकों की जोड़ देखनी होगी। यदि अंकों की जोड़ 3 से विभाजित होगी तो हम इसे 3 से विभाजित कर पाएंगे। तो 2 और 4 6 और 1 7, 7 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए हम 3 से विभाजित नहीं करेंगे। 5 से विभाजन के लिए हमें देखना होगा क्या इकाई अंक 0 या 5 है, तो नहीं है, इसलिए 5 से विभाजित भी नहीं करेंगे। तो 7 से हम चेक करते हैं, 7 से इधर चेक कर सकते हैं आप, डिवाइड करके 7 तिया 21, 3 0 28, 4 टाइम्स, उसके बाद में 2 बचा और 21, तो ये बच गए अब 3 बार, तो 343 पूरी बार भाग चला गया, इसमें ये लिख सकेंगे हम। वापस 7 से ही डिवाइड कर देंगे तो ये भी जाएगा,
7 चौक 28, 4 बार और 6 बचा, 6 और 3 मिलकर हो गए 63 और 7 नंग 63। वापिस से करेंगे 7 और इस बार आ जाएगा 7, वापिस 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों 1। इस तरह से 9604 के गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हमें लेना है इसका वर्गमूल, तो इधर भी वर्गमूल का चिन्ह आएगा। तो ये 2 दूनी 4 हो रहे हैं, सभी संख्याएं गुणा में हैं, तो इसका वर्गमूल हो गया 2। 7 इंटू 7 49, इसका वर्गमूल 7 और इसका वर्गमूल भी 7। तो अभिष्ट वर्गमूल आ जाएगा 2 सत्ती 14, 14 7 98, 98। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्यामिति से है ये, चतुर्भुजों की ज्यामिति से। 18वां प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों की माप ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये दोनों आसन्न कोण हमें दिए हुए हैं और दिया हुआ है कोण A अपॉन कोण B इज इक्वल टू 3/2। इसको हम मान लेते हैं 3x/2x। तो कोण A बराबर हो गया हमारा 3x और कोण B बराबर हो गया 2x। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। इसमें कोण A है हमारे पास 3x प्लस 2x इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। दोनों को प्लस करते हैं, ये हो गए 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दिया 15 3 बार और बचा कितना 3, ऊपर से लिया 0 तो 30 बन गया ये, और ये 6 बार आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 36। तो कोण A का मान आया, कोण A इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। और कोण B इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36, इसकी वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। पुनः बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कोण A का सम्मुख कोण हुआ, इसको नाम C और इसको D देते हैं, तो कोण C। और कोण B का सम्मुख कोण कौन होगा, कोण B का सम्मुख कोण होगा कोण D। तो ये आपस में बराबर होंगे, कोण A इज इक्वल टू कोण C एंड कोण B इज इक्वल टू होगा कोण D। तो कोण C आ जाएगा हमारे पास वही 108 डिग्री और कोण D आ जाएगा 72 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास चारों कोण आ गए। ये कोण A 108, ये कोण B, कोण C और कोण ये B D, इसको D लिखेंगे। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यार इसमें अपन को SI भी निकालना है और CI भी निकालना है और दोनों का डिफरेंस देखना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में करना हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर करना होता तो इसे बहुत ही ईजी वे में किया जा सकता था। यहाँ पे दिया है हमें मूलधन जो दिया है P से लिखते हैं इसे, ये 12,000 रुपये दिया है और टाइम T है, समय 2 वर्ष और दर है ब्याज की 10%, R से लिखते हैं इसको। तो ये जो डिफरेंस है CI माइनस SI, इसको बहुत शॉर्ट तरीके से P इंटू R बटा 100 की पावर T से करते, तो 12,000 इंटू 10 बटा 100 की घात 2, यानी कि 12,000
इंटू 10/100 इंटू 10/100, ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से, तो ये बना 12 इंटू 10 बराबर 120 रुपये। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया। और अगर हम इसे पूरी प्रोसेस फॉलो करके करना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। एसआई, उसका जो सूत्र होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो P है यहाँ पे 12,000 इंटू टी है 2 और ये 10 अपॉन 100 कैंसिल हो जाता है ये इससे, तो ये बचा 120 इंटू 20। तो ये कुल मिला के 12 दूनी 24 और 2400 रुपये आ जाता है हमारा साधारण ब्याज। अब ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान तरीके से CI, जिसका सूत्र है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस P, या फिर अपन मिश्रधन निकाल के उसके बाद में मूलधन माइनस करते, P की वैल्यू लिखेंगे 12,000 1 प्लस 10/100 की घात 2 माइनस 12,000, सोल्व करेंगे 12,000 यहाँ पे हो जाएगा 100, लघुत्तम आएगा 100, 100 प्लस 10 110/100 की घात हो जाएगी 2 माइनस 12,000। 12,000 को बाद में सोल्व करेंगे। 12,000 इंटू ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11/10 इंटू 11/10 क्योंकि घात 2 है माइनस 12,000, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 120 इंटू 11 का वर्ग 121 माइनस 12,000। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 120 का 121 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये गुणा करने पे आ जाएगा 14,520 माइनस 12,000, तो ये बन जाएंगे हमारे 2,520 रुपये। तो CI माइनस SI करने पे 2,520 माइनस 2,400, तो घटाने पर आ जाएगा 120 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए इसे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? इस सवाल को समझने से पहले हमें सीधे और प्रतिलोम समानुपात को समझना होगा। ये दो तरह के समानुपात होते हैं। सीधा समानुपात, इसमें क्या होता है कि कोई राशि x बढ़ रही है और उसके बढ़ने पर y भी बढ़े, तो इनका जो अनुपात है x/y वो नियत रहता है, नहीं बदलता। जैसे दूरी तय कर रहे हैं और दूरी अगर बढ़ती जा रही है तो समय जो लेते हैं अपन दूरी के साथ में वो समय भी बढ़ेगा। तो दूरी और समय का जो अनुपात है वो नियत ही रहेगा, उसी अनुपात में अगर बढ़ रही है। लेकिन अगर दूरी को जैसे यहाँ x लिखें और समय को y बताएं तो इनका अनुपात नियत रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम समानुपात, जैसा जो इस सवाल में दिया हुआ है। इसमें पशुओं की संख्या बढ़ रही है, पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो जो भोजन के दिनों की संख्या है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसी भोजन को ज़्यादा पशु उपयोग करेंगे तो वो कम दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पशुओं की संख्या को अगर जैसे हम x मानेंगे और इसको भोजन के दिनों की संख्या को y मानेंगे तो इसमें इन दोनों का गुणनफल नियत रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रतिलोम समानुपात में जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम होती है तो उन दोनों का गुणनफल नियत रखा जाता है, प्रतिलोम समानुपात। तो ये जो प्रश्न हम करने वाले हैं ये प्रतिलोम समानुपात का। एक बार आप इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिए। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं अपन। ऊपर लिखते हैं पशुओं की
संख्या और नीचे लिखेंगे दिनों की संख्या। समझना जरा, अगर जैसे पशु 20 हैं और भोजन कितने दिन चल रहा है, 6 दिन। इसके बाद में क्या कहा कि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, तो पहले के 20 और वर्तमान में 10 दोनों मिलके कितने हो गए, 30 हो गए। तो 30 पशु में अगर अपन मान लेते हैं, माना भोजन के दिनों की संख्या ए मान लेता हूं, ए है ए। तो अपना जो नियम कहता है कि दोनों राशियों का गुणनफल, यानी कि एक्स वाई बराबर के माना, तो यहाँ पे एक बार तो हो जाएगा 20 इंटू 6 पहले, के मतलब नियत रहेगा, और बाद में हो जाएगा 30 इंटू ए। तो ए है भोजन के दिनों की संख्या, निकाल सकते हैं 20 इंटू 6 बटा 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा 4 दिन का भोजन पर्याप्त रहेगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स 5 इंटू 2t प्लस 1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। 2 प्लस 2, 2 नंबर हल निकालने के और 2 नंबर उत्तर की जांच करने के। तो 2 भागों में हम इस सवाल को करेंगे। पहले हम इसको हल करते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, ये दिया है 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। सबसे पहले इसका गुणा होगा दोनों के साथ 3 का, तो इम्प्लाइज दैट, समीकरण जब आगे बढ़ता है तो इम्प्लाइज दैट का साइन लगा सकते हैं। 3 इंटू टी माइनस 3 इंटू 3, इधर भी हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 इंटू 2t प्लस 1 इंटू 5, 5 ही हो जाएगा। तो 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 10t प्लस 5। अब यहाँ से बीजी व्यंजकों को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो मैं 3t को की तरफ 10t को पक्षांतरण कर देता हूं, तो वो माइनस हो जाएगा। 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 9। क्या किया है मैंने यहाँ, पक्षांतरण। आपको पता है पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाता है। तो अब 3t माइनस 10t, तो ये बच जाएंगे माइनस 7t इज इक्वल टू 14। तो t की वैल्यू निकालेंगे, 14 बटा माइनस का 7, तो 7 दूनी 14 कट जाएगा और माइनस रहेगा, तो t का आंसर हो जाएगा -2। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं सर। तो उत्तर की जांच करने में जो ये मान प्राप्त हुआ है, t बराबर -2 दिए गए समीकरण में रख कर देखते हैं। दिए गए समीकरण में रखने पर अगर ये इसको संतुष्ट करेगा तो ये सही होगा। 3 इंटू -2 -3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं इधर बना 3 इंटू -5 इज इक्वल टू 5, 2 गुणित -2 -4 प्लस 1, ये हो गया -15, और इधर हो गया 5 इंटू -3। तो हम देख सकते हैं -15 बराबर -15, जो कि सत्य है। इस तरह से हमने उत्तर की जांच भी कर ली। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 22वां प्रश्न, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्ष 2018 में 20, 2019 में 12, 2020 में 18, 2021 में 22 और इनका योग है 72। तो पाई चार्ट में बनाने के लिए एक जो गोला वृत्त होता है पाई चार्ट का, ये कुल 360 डिग्री कवर करता है। उसमें से हर हिस्से को 360 डिग्री में से कितना कोण बनेगा, ये हमें ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें इसमें लिखेंगे हम वर्ष और यहाँ लिखेंगे घायलों की संख्या और उसका हिस्सा देखेंगे अपन, है ना। कुल में हिस्सा, तो यहाँ पे कुल संख्या, कुल घायल कितने हैं, बहुत। फिर निकालेंगे हम केंद्रीय कोण, ये हमें डिसाइड करेगा कि कितना हमें मान रखना है। शुरू करते हैं। 2018 में बात करते हैं। तो 2018 में 20 हैं, तो हिस्सा हो जाएगा 20 बटा 72, और केंद्रीय कोण निकल जाएगा 20 बटा 72 इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे हम,
ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये बच गए 10, तो ये बना हमारा 20, 10 × 10 इज इक्वल टू 100 डिग्री। 2018 के आंकड़ों को हम 100 डिग्री के कोण से बताएंगे। उसके बाद में बात करते हैं 2019 में घायलों की संख्या है 12, तो ये बन जाएगा हिस्सा इसका 12/72 और केंद्रीय कोण बनेगा 12/72 इंटू 360 डिग्री। वही कैंसिल करेंगे, कितना बनेगा 2 और ये बनेगा 10, तो ये बन जाएगा 8 छंग 2 छंग 12, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। 2020 में आंकड़े है 18, तो हिस्सा बनेगा, चौथा हिस्सा मिलेगा इसे 18/72, 18/72 इंटू 360 डिग्री। पुनः सोल्व करेंगे 10/2, ये 2 नम 18, 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली तीसरा इनको घटाने से भी आ सकता है, 360 में से सबको जोड़ के घटा देंगे, लेकिन हम करेंगे 22 से, तो ये बन जाएगा 22/72 इज इक्वल टू 22/72 इंटू 360 डिग्री। 10/2, ये कटेगा 11 बार, 11 इंटू 10 110 डिग्री। इस तरह से हमारे ये चारों हिस्से आ गए हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे एक डी की सहायता से ड्रॉ करेंगे। कौन बना सकते हैं हम इजी वे में, कहीं पे भी एक लाइन हम खींच के रख लेते हैं इस पाई चार्ट में, सभी का हिस्सा बता देते हैं। ये के सेंटर है और यहाँ से हम एक मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ से सबसे पहले किसका बताऊंगा मैं, 100 डिग्री, 2018 के घायलों की संख्या 100 डिग्री से व्यक्त करेंगे। ये हमने बना दिया 100 डिग्री, मिला लेते हैं। इसके बाद में इस साइड में मैं बनाऊंगा, ये हो गया हमारा 100 डिग्री का हिस्सा है। और कौन सा है ये, 2018 के घायलों की संख्या कितनी है, 20। नेक्स्ट में चलेंगे, 2019 की इसको रख के बनाता हूँ मैं। 2019 में जैसा कि बात की हमने 60% का कोण बना, तो ये 60 मिला दिया। ये इसमें 60 है घायलों की संख्या और कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये 2019 की वैल्यू आ गई। चलते हैं बच्चों अगले पे, इस पे रखकर अगला जो हमारा कोण बना था 2020 में, वो हमारा बना था 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 18 है और ये कोण बना 90 डिग्री का, और ये बचा हुआ 110 डिग्री का कोण है और घायलों की संख्या है 22। यहाँ लिख सकते हैं हम बॉक्स में घायलों की संख्या दी गई है। इस तरह से हमारे ये 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 2020 और ये 2021 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस या निबंधात्मक प्रश्नों की, जो कि 8 नंबर के आने वाले हैं। और इसमें से जो 23वां प्रश्न है वो गुणनखंड पर आधारित प्रश्नावली से लिया गया है, जिसमें कुल 4 प्रश्न हैं। तो हमें सारे प्रश्न करने होंगे। पहला जो गुणनखंड दिए हैं, पहला जो बीजीय व्यंजक दिया है p² + 6p + 8, इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ समझते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक होते हैं अंकगणित के मान और अज्ञात चरों से मिलकर बना व्यंजक, जैसे कि x² + px + q टाइप का कोई व्यंजक दिया हुआ है। इसके गुणनखंड या तो 2 तरीके से हो सकते हैं। यदि हम इस पूरे व्यंजक को पूर्ण वर्ग बना दें, तो इसके गुणनखंड कुछ x + a² टाइप से आ जाएंगे। लेकिन यदि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो फिर इसको सोल्व करने के लिए ऐसा तरीका हम आजमाते हैं कि
इसमें ये वाला जो है ये होता है अचर पद और इसे बोलते हैं x का गुणांक। तो हम अचर पद q को a व b दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें और वो संख्याएं x के गुणांक तथा उन संख्याओं का योगफल x के गुणांक p के बराबर हो जाए, तब ये जो हमारा समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम p की जगह जैसे a प्लस बी और q की जगह ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे सोल्व अगर हम करते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी, तो मैं अगर यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बनेगा एक्स प्लस ए, और इन दोनों में आप देख रहे हो कि b कॉमन आ रहा है तो इधर भी बनेगा x प्लस ए। फिर आप देख रहे हो दोनों में x प्लस ए कॉमन आ गया तो x प्लस ए अलग से लिख सकते हैं और x प्लस बी ये बन जाएगा। इस तरह से हमारे इसके गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के गुणनखंड एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी हो जाएंगे। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी को ध्यान में रख के हम सॉल्व करते हैं। फिर समझे कि अचर पद q को दो संख्याओं a और b के गुणनफल के रूप में लिख सकें तथा उनके योगफल को p के बराबर कर सकें, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिख सकेंगे, यही गुणनखंड होंगे। चलिए सोल्व करते हैं सवाल को, ध्यान दीजिएगा। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 पहला सवाल है। तो यहाँ पे अचर पद कौन हुआ? अचर पद है 8 और x का गुणांक कौन है? 6। तो 8 के गुणनखंड 4 इंटू 2 होंगे और 6 को भी हम 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 को हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 2p प्लस 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2। अगली स्टेप में पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2। देखो यहाँ से दोनों में p कॉमन ले लेंगे तो इसमें p बच जाएगा और यहाँ क्योंकि p स्क्वायर होता है p इंटू p, तो एक p बाहर आया, एक p बच गया और इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी p बचेगा और इस वाले में 4 बच जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में p प्लस 4 सेम है तो p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, ये हमारा पहला सवाल हो गया 2 नंबर का। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है 49x स्क्वायर माइनस 36। देखो यहाँ पे हम 49 है 7 का वर्ग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36 है 6 का वर्ग। अब 7 का वर्ग अलग से और x का वर्ग अलग से, दोनों का गुणा है तो इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब एक टर्म हमें याद है एक सर्वसमीका कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसे हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये सवाल आगे बढ़ेगा हमारे, इसको लिख देंगे हम 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6। क्यों हुआ? यहाँ पे इस सूत्र में जो a है उसकी जगह यहाँ पे 7x a को डिनोट कर रहा है और ये b को बता रहा है। तो इस तरह से ये सवाल हमारा हो गया सेकंड नंबर वाला। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, नोट करेंगे सवाल। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। जितना कठिन ये देखने में लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये सरल है। देखिए आप दोनों में एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमने एम स्क्वायर को अलग ले लिया, पहले में ए बच गया और दूसरे में बी बच गया, फिर प्लस का निशान है। अब वापस देखते हैं हम, दोनों में एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले में बी बच गया दूसरे में ए बच गया। चूँकि हम जानते हैं कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो आंसर बराबर आता है, तो यहाँ पे भी a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल है तो ये कॉमन आ गए a प्लस बी। मैं पीछे लिख देता हूँ तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। जहाँ कोई निशान नहीं होता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बीजगणित में। तीसरा सवाल ये आप देख लीजिए। अगले सवाल की बात करते हैं।
15xy माइनस 6x प्लस 15y माइनस 2, इसको हल करना है। सबसे पहले हम हर संख्या को गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं जितने गुणनखंड आप कर सको 3 इंटू 2 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्ट गुणनफल दिख नहीं रहा है, 5 इंटू वाई माइनस 2। अब यहाँ पे इस पद में और इस पद में 5 इंटू वाई दिख रहा है, इसलिए हम 5 इंटू वाई कॉमन लेते हैं, तो इसी पद में क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 3x और इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 रहेगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 1 का हो रहा है। बाकी दो पदों को एज इट इज लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। ये बना 5y 3x प्लस 1। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पदों में 2 और माइनस भी है, तो माइनस का 2 कॉमन आया, तो जब माइनस बाहर चला गया तो ये 3x बचा और इधर ओनली प्लस 1। वापस से हम बात करते हैं 3x प्लस 1, दोनों में सेम पोर्शन है, तो 3x प्लस 1 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, पहले में बच गया 5y और दूसरे में 5y माइनस 2। इस तरह से 8 नंबर के चारों सवाल बहुत ईजी वे में सॉल्व हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। इसमें गुणनखंड भी करने हैं और उसके बाद भाग भी देना है, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा टिपिकल है, आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाई वाई प्लस 5, क्या आंसर आएगा देखते हैं। एक बार आप इसके लिए इस जो हमने विषय पे चर्चा करी थी इसको फिर से ध्यान में रखिएगा। गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे जो अचर पद है 10 और x का गुणांक है 7, तो 10 के गुणनखंड करने हैं और जिन संख्याओं के गुणा के रूप में 10 को लिखा जाएगा उनका योगफल 7 के बराबर आना चाहिए। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 और 7 हो जाएगा 5 प्लस 2। आप देख सकते हैं ये 10 हो रहा है और ये 5 प्लस 2 7 हो रहे हैं, तो लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 वाई प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 5 चल ही रहा है, y का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5y प्लस 2y प्लस 5 इंटू 2। यहाँ आप देखते हैं दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो पहले में बच जाएगा y और दूसरे में बच जाएगा 5। पीछे के दो पदों की बात करते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर y बच जाएगा और 5 बच जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसमें y प्लस 5 है, इसमें भी y प्लस 5 है, तो इनको कॉमन ले लेंगे y प्लस 5 को, तो पहले पद में बच गया y और दूसरे में बच जाएगा y प्लस 2। अभी हमें भाग देना और बाकी है। भाग अलग रहा है तो इसको हम अपॉन में लिख सकेंगे, सो y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी y प्लस 2। उसकी अपेक्षाकृत थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी ही है। दूसरा वाला देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया है कि हमें भाग प्रक्रिया को भी फॉलो करना है। 5pq पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2p इंटू पी प्लस क्यू, ये वापस बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हल कीजिए 5pq p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि सूत्र क्या था, अपॉन में जो है वो लिखेंगे ही सही हम 2p अपॉन पी प्लस क्यू। बात कर लेते हैं ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगले स्टेप में p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो रहा है और p से p जा रहा है, तो बच क्या गया 5/2 q इंटू पी माइनस क्यू। वेरी सिंपल, एक स्टेप में सवाल हुआ ये, बस हमें सर्वसमीका याद होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 भागित x इंटू एक्स प्लस 1। गुणनखंड वैसे ही कर रखे हैं, भागित के साइन को बटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, x प्लस 2 एक्स प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1।
तो आप देख सकते हैं x से x कैंसिल और x+1 से x+1 कैंसिल, तो क्या बच गया x+2 इंटू x+3, दैट इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, (5p² माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाई p-1। इसमें जो हम देख रहे हैं अंश में, आप चाहे तो डायरेक्ट अपॉन के साइन में ले जा सकते हैं इसको। पहले यहाँ से 5p² माइनस 25 को लिखना चाहूँगा मैं 5 इंटू 5p प्लस 5 इंटू 4। तो इस प्रोसेस को हम इजी करने के लिए ये जो 5 सभी में कॉमन दिख रहा है इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो हमारा व्यंजक बन जाएगा p² माइनस 5p प्लस 4 अपॉन p-1। नेक्स्ट स्टेप में इसके गुणनखंड करने होंगे, वैसे ही 4 के अचर पद के गुणनखंड करेंगे कि वो -5 उन गुणनखंडों का योग -5 के बराबर आ जाए। तो 4 के गुणनखंड होंगे -4 इंटू -1 और इनका योग करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5p² माइनस 4p माइनस p, मैंने डायरेक्ट p का मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस पीछे लिख सकते हैं -4 इंटू -1। 5p² माइनस 4p माइनस p प्लस 4, एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, अपॉन p-1। यहाँ से हम देख रहे हैं आगे वाले पद में से p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा p-4, इधर से मैं -1 कॉमन लूँगा ताकि ये दोनों में सेम टर्म बन जाए, अपॉन p-1। ऊपर देख सकते हैं आप अंश में p-4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो p-4 को बाहर कॉमन लिया तो बचा p-1 अपॉन p-1, कैंसिल हो सकता है ये, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू p-4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो 24वां प्रश्न है वो क्षेत्रमिति पे आधारित है और इसमें भी 2 भाग में दिया गया है, दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं और टोटल प्रश्न हो रहा है 8 नंबर का। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इजी वे में हम कर लेंगे। जैसे कि दिया है एक घनाभाकार डिब्बा, तो घनाभाकार डिब्बा आप जैसे माचिस की बॉक्स डिब्बी देखी होगी आपने, वो एक घनाभ ही है, या आपकी पुस्तक है या कोई आयताकार कमरा है, ये सब आपके किसको बताते हैं, घनाभ को बताते हैं। तो आयतन जो होता है इसका आकाश में घेरी गई जगह है, क्षेत्रफल होता है किसी वस्तु को जमीन पर जब फैलाया जाता है एक ही तल में, तो वो जितना स्थान जमीन पर घेरता है वो होता है क्षेत्रफल। और आयतन होता है 3D आकृतियों का जो एक तल से उठकर बाहर आई हुई होती है और वो आकाश में कुछ जगह घेरती है। तो यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे का आयतन दिया हुआ है, घनाभाकार डिब्बे का आयतन कितना दिया हुआ है, 1800 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ ही इसकी लंबाई भी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं हम चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। इसको v से लिखते हैं। तो घनाभ के आयतन का सूत्र है घनाभ का आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 1800 इज इक्वल टू लंबाई कितनी है 40, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 40 इंटू चौड़ाई 30 इंटू एच। तो एच का मान निकालने के लिए सीधा सा एच इज इक्वल टू पक्षांतरण करेंगे 1800 बटा 40 इंटू 30, देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 18 बटा 4 तिया 12, है ना, ये दोनों 6 की टेबल से 3 बार ये और ये 2 बार, 3 बटा 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई आई है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से एक 4 नंबर का हिस्सा आपका कंप्लीट हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को, आयताकार कागज है ना, उसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है। देख सकते हैं आप
और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन, जैसे कि ये मैंने पहले से तैयार किया, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का ये आयताकार कागज का टुकड़ा है। इसको हम इसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं, चौड़ाई के अनुदिश इसको हम मोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये बन चुका है एक बेलन, और इस बेलन की ऊंचाई कितनी आई है, वही 14 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या सवाल में दी हुई है हमको 20 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमने जो एक छोटा सा प्रयोग करके देखा, तो उससे हमें पता लगा कि बेलन की ऊंचाई कितनी रही, बेलन की ऊंचाई बराबर आयताकार कागज की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई के अनुदिश उसको हमने मोड़ा था, तो वो हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी हुई है, बेलन की त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो जो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो सीधा सूत्र है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू 20 का वर्ग इंटू 14। तो 22/7 इंटू 20 इंटू 14, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 टाइम्स। यहाँ पे ये बनेगा 400, 20 का वर्ग 400 इंटू 2, ये हो जाएगा 800 इंटू 22। इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 22 इंटू 8 करेंगे, $176 17,600 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24वें के अथवा में जो सवाल दिए हैं, अब हम उन्हें करने का प्रयास करते हैं। एक चतुर्भुजाकार बगीचे का, जैसे कि ये एक चतुर्भुज दिख रहा है जिसमें 4 भुजा है, ये 4 भुजा वाला मैंने अनियमित आकृति का चतुर्भुज बनाया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया हुआ है। का क्षेत्रफल है 54 वर्ग मीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 54 वर्ग मीटर। अब इसका एक विकर्ण, इसके सम्मुख शीर्षों से इसके विकर्ण पर लंब डालने, तो इसका कोई एक विकर्ण ले लेते हैं। हमने इसका एक विकर्ण ये खींच दिया, विकर्ण खींचने के बाद इस विकर्ण पर बाकी शीर्षों से लंब डाले गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का, और इधर से ये भी इस पे लगभग 90 डिग्री बनाता हुआ दिख रहा है। एक की लंबाई दी है 8 मीटर और दूसरे की दी है 4 मीटर। तो हमें इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है। क्या ज्ञात करना है, विकर्ण की लंबाई। सीधे सूत्र से ही आ जाएगा ये, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब स्पेसिफिक कोई नहीं नाम दिया हो तो सूत्र याद रखना 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई गुणा में विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। एक लाइन में लिख सकते थे हम इसे। तो यदि जैसे ये डी दिया हुआ है और अगर ये ए और बी है, तो इस सूत्र को शॉर्ट में यूं भी लिखा जा सकता है, विकर्ण की लंबाई डी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ सवाल में हम लिखेंगे ए बराबर 8 मीटर और बी बराबर 4 मीटर। 1/2 इंटू यहाँ ये दिया हुआ है हमें से 54 इंटू डी नहीं मालूम है, ये हो गया 8 + 4, 54 इक्वल्स हाफ इंटू डी इंटू 12। तो डी को पक्षांतरण, डी के अलावा बाकी राशियों का पक्षांतरण कर देते हैं, तो 54 इंटू 2/12। ये देखो आप 2 की टेबल में 6 बार कैंसल, और 6 नम 54। तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई आ गई 9 मीटर। इस तरह से हमारा ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24वें में दूसरा भाग क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। एक घनाकार कमरे का आयतन, घनाकार कमरा यानी जिसकी प्रत्येक दीवार और छत फर्श सभी वर्गाकार हो, ऐसा होगा घनाकार कमरा। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम।
इसका आयतन दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से ये वर्गाकार हर फलक होगा, इसमें कुल 6 फलक होते हैं। ये इसका आयतन देते हैं, तो घन का आयतन का सूत्र है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। तो दिया है घन का आयतन 64 मीटर क्यूब, घन मीटर मीटर क्यूब। तो दोनों को बराबर रख देंगे, यानी भुजा क्यूब बराबर हो रहा है 64, तो घनमूल ले लेंगे हम, घनमूल ले रहे हैं, घनमूल लेने पर भुजा बराबर हो जाएगा 64 का घनमूल, और 64 का घनमूल हम सभी जानते हैं क्या होता है, 4 मीटर। अब ये घनाकार कमरा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी संपूर्ण, तो क्या सूत्र हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितनी आ गई, 4 का वर्ग, तो 6 इंटू 16, तो आंसर आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल था यार, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 25वां प्रश्न, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाइए। इस प्रश्न को विद्यार्थियों आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि तय है कि ग्राफ का एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा और आपको सीधे 8 नंबर मिल सकेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न दिया है उसे देखते हैं हम। वर्ग की भुजा दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जो वर्ग की भुजा के आधार पर क्षेत्रफल होता है, तो भुजा हो गई स्वतंत्र राशि और क्षेत्रफल हो गया हमारा उस पर निर्भर राशि। तो स्वतंत्र राशि को हम एक्स अक्ष पर डिनोट करेंगे और जो निर्भर है उसको वाई अक्ष पर डिनोट करेंगे। इस डाटा को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के आधार पर हम ग्राफ डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा एक्स अक्ष पर लिखेंगे, तो वर्ग की भुजा वो भी काय में दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख दोगे आप सेंटीमीटर में, और इस और आप प्लॉट कर देंगे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल वाई अक्ष पर जो काय में है सेंटीमीटर स्क्वायर में। थोड़ी सी 2 लाइन मैंने छोड़ के ही बनाया है, इस तरह से हमें यहाँ वाई अक्ष और यहाँ एक्स अक्ष ये भी लिख देना है। फिर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पैमाना, यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितना, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये 1 सेंटीमीटर का है, टोटल 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, कई बार इसे यूँ भी लिखा जाता है 1 खाना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर पर, इसमें 6 तक मान दिए हम आराम से लिख सकेंगे। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो सबसे पहले हमें पैमाना लिखना होगा, 1 सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर ही माना है, जबकि वाई अक्ष पे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। छोटा बनाएंगे ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है हमारे वो 36 तक जाने वाले हैं। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आगे तक भी लिख सकते हैं 8 9, ये बड़ी लाइन पे, और इधर मैंने 1 सेंटीमीटर पे कितना माना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना, इसलिए जो भी इकाई दी होती है वो हमें यहाँ लिखनी होती है। इधर हम अकॉर्डिंग टू लिख लेते हैं 5 यहाँ, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50, इस तरह से हम आगे तक लिख सकते हैं 55। चलिए प्लॉट करते हैं। वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बॉक्स में कुल 10 खाने हैं, तो 10 खानों पर 5 सेंटीमीटर हो रहा है। देखो 10 खाने छोटे वाले, 10 छोटे खाने बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक छोटा खाना कितने देगा, 5/10, जो कितने हो जाएंगे, आधा सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें 2 खाने लग रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे? 4 इंटू 2 बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस थोड़ी सी गणना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको रफली ही नोट करनी है। तो यहाँ पे 8 खाने लगेंगे। कितने खाने? 8 खाने। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं बच्चों, बहुत बारीक काम है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये परीक्षा में आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो ये 8 खाने हुए। तो 2 सेंटीमीटर पे 8 पे मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, 2 पर 4। बात करते हैं अगले। 3 सेंटीमीटर जब वर्ग की भुजा है तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही पुनः ये 5, फिर 2 खाने में 1 सेंटीमीटर, 6 7 8 और ये 10 से 2 डिजिट नीचे इसमें 3 वाली लाइन में ये बनेगा आपका। फिर 4 पर इसी तरह से 16, तो 15 तो पूरे हो रहे हैं और 16 के लिए 2 खाने हमें और आगे बढ़ाने पड़ेंगे। 5 सेंटीमीटर पर कितना दिया हुआ है? 25। तो 25 हमारे ग्राफ में पॉइंट है, ये 5 और इधर से 25 मिलाकर यहाँ लगा दिया हमने। और 6 पर 36, 6 सेंटीमीटर है तो 6 का वर्ग 36 होता ही है, तो ये 35। और 1 खाने के लिए अभी हमने बात की थी कि 1 खाना या 1 सेंटीमीटर के लिए 2 छोटे खाने आगे बढ़ने होंगे। तो ये 35, इधर से ये 6 को मिलाया, ये आप देख सकते हो, ये 6 की लाइन, और इधर से 35 और 1 लाइन ऊपर 36 यहाँ मिल जाएगा बिंदु। अब इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं, पेंसिल से काम करना है हमें ये। तो देखिए लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों कि ये बहुत ही कर्व शेप में जा रहा है, तिरछा है, सीधा नहीं है। आलेख हमने खींच दिया। अब इस आलेख पर हमें कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। क्या यह रेखिक आलेख है? तो हमें नोट कॉपी में आंसर देना होगा, नहीं, यह रेखिक आलेख नहीं है। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो ग्राफ हमें प्राप्त हुआ ये एक सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होके वक्राकार प्राप्त हुआ है। एक और क्या प्रश्न पूछा है? यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल। सीधा सीधा इससे भी निकाल सकते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, 7 इंटू 7 बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे भी अगर ग्राफ में प्लॉट करना होता तो ये 7 यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और इधर से 50 और 1 खाना 1 सेंटीमीटर कम, तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें 2 खाने कम करने, पैमाना इसी अनुसार लिया है, तो यहाँ पे ये प्लॉट हो जाता है। इसके अथवा में भी हमें ग्राफ ही मिला है, तो यहाँ पे ये तय हो रहा है अथवा के दोनों प्रश्न एक ही प्रश्नावली से आ रहे हैं। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और परिमाप के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य। इस बार वर्ग की भुजा के साथ में क्या दिया है? परिमाप दिया है। परिमाप यानी उसकी चारों भुजाओं का योग। इसे भी हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में ही बता पाएंगे कि यह रेखिक आलेख है या नहीं है। तो यहाँ पे कितने डिजिट दिए हुए हैं? 2 3 3.5 5 और 6 तक। तो हम एक अक्ष पर इतनी पर्याप्त जगह है, पैमाना मान सकते हैं। एक अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 24 तक डिजिट है। अपन इस बार 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। नोट कर लेता हूं, इधर यहाँ लिखना है हमको वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, और इधर हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में। पैमाना हम 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, तो ये छोटा बन जाएगा ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमें यहाँ क्या देखना है? इधर प्लॉट करने हमें एक खाना बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 24,
28, 32। प्लॉट करेंगे। क्या दिया है? सबसे पहले वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर पर परिमाप है 8, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और इसके संगत ये 8 सेंटीमीटर का परिमाप दोनों तरफ से मिला लिया। इसके पश्चात हमें दिया है 3 सेंटीमीटर भुजा पर 12 सेंटीमीटर परिमाप, 3 सेंटीमीटर भुजा पर 12 सेंटीमीटर मिला लिया। फिर 3.5 दिया है बच्चों, तो इधर 3 हो रहा है, ये 3 और ये 4, तो इनके दोनों के बीच का जो पॉइंट है ये 3.5 को बताता है। इसी लाइन को पकड़ेंगे और इसके संगत कितना दिया है? 14। तो एक खाने में यहाँ 12 हो रहे हैं और यहाँ 16, तो बिल्कुल मिड में आधे हो जाएंगे, तो ये यहाँ आएगा अगला पॉइंट। तत्पश्चात 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर भुजा पर परिमाप दिया हुआ है 20। उसके पश्चात 6 सेंटीमीटर पर 24 सेंटीमीटर परिमाप। अब स्केल की सहायता से इसे हम इन बिंदुओं को हम मिला लेंगे। अब स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं, तो यह मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन हो रही है। तो यह क्या हो गया? आप एक बार देख लीजिए इस ग्राफ को। पैमाना मैंने यहाँ लिखा है और ये एक सरल रेखा प्राप्त हुई है, तो ये इसे हम लिख सकते हैं, यह रैखिक आलेख है। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप होगा। 2 तरीके हैं, वर्ग का परिमाप का सूत्र से ज्ञात करो और उसमें प्लॉट करो। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, और भुजा दी है हमको 4, तो 4 इंटू 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। और इसमें अगर हम डायरेक्ट प्लॉट देखना चाहते हैं पॉइंट, तो ये 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर 4 सेंटीमीटर के संगत इस तरह से हम ग्राफ को मिलाएंगे और ये जहाँ इसको क्रॉस करेगा उससे y अक्ष पे मान निकाल देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब 16 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने कक्षा 8वीं बोर्ड की जो इस तरह से हमने 8वीं बोर्ड का जो मॉडल पेपर RSCRT ने जारी किया था उसके सभी प्रश्न कर लिए हैं और इसी पैटर्न पर आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पेपर को कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारे प्रश्न समझ में आए हों तो हमारे इस चैनल को, अविका एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।